students, your chapter electoral politics, topic nomination of the candidates. जो हमने अब तक इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे वोटर्स लिस्ट बन जाती है, उस वोटर्स लिस्ट के बाद क्या होता है कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स होता है। जो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने इलेक्शंस में खड़े होना है वो अपने लिए एक फॉर्म फिल करते हैं जिसको नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट बोलते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्शंस हैं उसमें इलेक्शंस के लिए जो होता है 25 ईयर्स की एज होती है और जो हम वोट डालते हैं उसके लिए 18 ईयर्स की एज होती है। उसके पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो अपना कैंडिडेट होता है उसको अपना सिंबल देती हैं और उसमें वो एक फॉर्म फिल करवाती हैं जिसको पार्टी टिकट कहते हैं। Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. जो भी पर्सन जो है वो इलेक्शंस लड़ना चाह रहा है, इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा है, उसको क्या करना पड़ता है, वो नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और उसके लिए कुछ सिक्योरिटी जो होती है उसको जमा करवानी पड़ती है। और उसके लिए क्या है कि एक नया सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन स्टार्ट हुआ जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस के लिए खड़ा होगा वो कुछ लीगल डिक्लेरेशंस जो है वो देगा। उसमें क्या है कि उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस जो है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए, या फिर जितने भी उसके पास एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर जो उसके पास प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, पैसा है, जो भी चीज़ें हैं उसकी फैमिली के पास है, उसको उसका ब्यौरा जो है वो देना पड़ता है। और उसके अलावा उसको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है उसके बारे में भी बताना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है वो अपना फॉर्म फिल कर पाता है और फिर वो इलेक्शंस में खड़ा हो पाता है। जब ये इलेक्शंस का फॉर्म जो होता है वो फिल हो जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें से फॉर्म्स की छटनी कर दी जाती है। जिनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही होती हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाता है। जब इलेक्शंस का ये फॉर्म भरने का प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कैंपेनिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है, जिसको हम इलेक्शंस का प्रचार प्रसार भी कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्री और ओपन डिस्कशंस जो होती हैं कि बेटर रिप्रेजेंटेटिव कौन सा होता है। जब भी इलेक्शंस आते हैं आप देखोगे कि आप में न्यूज़पेपर में, टीवी में, या फिर आपस में भी अपनी फैमिलीज़ में भी कभी कभी बैठते हैं तो हम सुनते हैं कि वही गॉसिप चल रही होती है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसी को वोट देंगे। अब जो इलेक्शंस होते हैं कि अब 15 दिन पहले जो होता है उसकी कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट जो होती है उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है और उस अनाउंसमेंट के बाद क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने अपने तरीके से अपना अपना प्रचार प्रसार जो होता है वो शुरू कर देते हैं। वो अपने सपोर्टर्स को साथ लेते हैं, कोई जुलूस निकालते हैं, कोई घर घर जाकर कैंपेनिंग करते हैं, टीवी में, न्यूज़पेपर में, जैसे जैसे अलग अलग तरीक़ों से वो अपनी कैंपेनिंग जो होती है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और कई बार क्या होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, अपने अपने नए नए स्लोगन्स देती हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा जो था वो लगाया था और 1977 में सेव डेमोक्रेसी का नारा जो था वो जनता पार्टी ने लगाया था। ऐसे ही क्या होते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो अपना स्लोगन सेट कर लेती हैं और उसके बाद क्या करती हैं, उसके थ्रू फिर वो अपने इलेक्शंस जो होते हैं उनको लड़ती हैं। और ये जो फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं इनको लड़ने के लिए क्या किया जा सकता है, इनको फ्री और फेयर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरह की घूस ना ले, ब्राइब या फिर थ्रेटन वोटर्स, जो वोटर्स होते हैं उनको किसी भी तरीके से डराएं धमकाएं नहीं, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, और ना ही उनको कहें कि वो जाति या धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कोई अपना वोट करें, या फिर जितने भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं उनको इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे यूज़ नहीं किया जा सकता। और क्या होता है कि जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई कैंडिडेट जो है वो 25 लाख रुपए खर्च कर सकता है और जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए जो है वो खर्च कर सकता है। और उसके अलावा एक और मॉडल जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो दिया गया। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। उसमें क्या है कि कोई भी जो धार्मिक स्थान है उसको इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए यूज़
नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई भी आपका मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाकर आप अपने वोट का प्रचार प्रसार जो है वो नहीं कर सकते। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। और क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट के व्हीकल्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं उनका इलेक्शंस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। और एक बार इलेक्शंस की डेट अगर अनाउंस हो जाती है तो उसके बाद कोई भी मिनिस्टर जो होता है वो कोई भी नया प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट नहीं कर सकता या फिर कोई बड़ा डिसीज़न जो है वो नहीं ले सकता। उसके बाद हो जाता है इलेक्शंस हो गए। उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। जो हमारी इलेक्शंस की फाइनल स्टेज है वो क्या होता है, हमारा वोटिंग डे जो होता है वो होता है। और ज़्यादातर उस दिन क्या होता है, छुट्टी रहती है, उस दिन कोई भी काम नहीं होता। उस दिन सिर्फ लोग क्या होता है अपना वोट डालने का काम करते हैं। लोग जो है पोलिंग बूथ्स पर जाते हैं, वहाँ पर उनको उनके नाम की पहले से पर्ची बनी हुई होती है, वो उनको दिखा दी जाती है और वो ईवीएम का जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ करके क्या करते हैं, अपना वोट जो है वो डाल देते हैं। जैसे ही आप वोट डालते हो आपका वोट जो है वो रजिस्टर होकर आपके मॉनिटर के सामने जो है वो आ जाता है कि आपने इस पार्टी को अपना वोट जो है वो दिया है। ठीक है। इससे जब ईवीएम से पहले क्या था, बैलेट पेपर्स होते थे, वो एक लंबा प्रोसेस होता था, एक पेज होता था। जैसे कि हम स्कूल में जब इलेक्शंस का प्रोसेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम सिंबल्स लिख कर बनाकर और उनके सामने कैंडिडेट का नाम लिख देते हैं और जो वो सिंबल्स होते हैं उसके ऊपर हमें एक के नाम पर टिक करना होता है कि हम किसको वोट देना चाहते हैं। तो वो जो होता है वो एक तरह से आपका बैलेट पेपर होता है जिसके ऊपर सभी कैंडिडेट्स के नाम लगे रहते हैं और लगे रहते थे और जिस पर आपने वोट करना होता था आप उसको टिक कर देते थे। लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट्स हुई तो जो ईवीएम्स थी वो आ गई और उसके बाद क्या हुआ कि ईवीएम्स के थ्रू हमारी वोटिंग जो है वो हो जाती है। ऑल ओवर इंडिया जो है वो वोट होते हैं और अलग अलग दिनों पर होते हैं, लेकिन रिज़ल्ट जो होते हैं वो एक ही दिन पर आते हैं। जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो उस समय में क्या होता है कि आपकी जो ईवीएम्स होती हैं वो काउंट की जाती हैं और उसके बाद सभी ईवीएम्स को एक ही टाइम पे खोला जाता है और रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो अनाउंस हो जाते हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वही क्या है कि इलेक्शंस जीत जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ठीक है, हमारे जो इलेक्शंस है इंडिया में उनको डेमोक्रेटिक कौन बनाता है। ठीक है, हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट। ठीक है, जो हमारी वोटर्स लिस्ट होती है सबसे पहले उसको ठीक किया जाता है जिसमें कि जेन्युइन नेम्स जो होते हैं उनको डाला जाता है। उसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनका यूज़ नहीं किया जा सकता। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उसमें क्या बताया गया कि किसी भी गवर्नमेंट जो फैसिलिटी है उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज़। और क्या होता है कि जितनी भी बड़ी पार्टीज़ होती हैं वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का जो होता है वो यूज़ नहीं कर सकती। और रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, रिगिंग क्या होती है कि जैसे फ्रॉड किया जाता है या ज़बरदस्ती धोखाधड़ी से लोगों से वोट करवाया जाता है या फिर बैलेट बॉक्सेस जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी हेराफेरी कर दी जाती है। इससे क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रिगिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, हमारी जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है ये बिल्कुल कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। जिसका इलेक्शन कमिश्नर होता है इसको प्रेसिडेंट एक बार चुन देता है और उसके बाद क्या होता है फिर उसका अपना काम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। फिर भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इवन प्रेसिडेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास वो एक इंडिपेंडेंट, जैसे कि हमारी जुडिशरी है वैसे ही वो भी इंडिपेंडेंट हमारा एक ऑर्गन होता है। इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ये जब से हमारा इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कहाँ से हमारा हुआ था, वोटर्स लिस्ट से लेके
कहाँ तक है, हमारे रिजल्ट्स आने तक सारा का सारा प्रोसेस जो है वो उसको कौन होल्ड करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन होल्ड करता है. इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेज एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट. जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करता है, और अगर कोई कैंडिडेट उसका पालन नहीं करता तो वो क्या करता है, उसको पनिश करने का काम करता है. ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of government power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials. उसने कहा कि जब इलेक्शन का ये जो टाइम पीरियड चल रहा होता है उस समय इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, कुछ नई गाइडलाइंस जो है वो दे सकता है, जिससे क्या है कि गवर्नमेंट जो पावर में है वो अपनी किसी भी पावर का मिसयूज़ करके दोबारा से पावर में ना आ सके. जिसको जेन्युइनली कैंडिडेट चुने वो ही पावर में आए. व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ. जब भी इलेक्शंस की ड्यूटी लगती है उसमें क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे काम तो करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो होता है सिर्फ वो उसके अंडर काम करते हैं, ना कि किसी गवर्नमेंट के अंडर. In the last 25 years or so on, the Election Commission has begun to exercise all its powers and even expand them. ठीक है, और हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो धीरे धीरे अपनी पावर्स को क्या करता जा रहा है, एक्सपैंड करता जा रहा है, और मोस्ट पावरफुल ऑर्गन जो है वो बनता जा रहा है. नेक्स्ट